थ्री यू एक्स एक्स टाइम्स थ्री यू वाई इज इक्वल्स टू 18x, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स यू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स यू वाई माइनस माइनस प्लस 8y, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3u(x(x) माइनस 3u(y) माइनस 4u(x(x) माइनस 4u(y). प्लस 4 UI नहीं हो जाएगा? हम्म, ये माइनस माइनस प्लस तो हमने कर दिया है ना। अच्छा हाँ, ये माइनस मैंने गलती से लगा दिया, ये प्लस होगा, सो थैंक यू, थैंक यू, हाँ 4 बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और ये भी प्लस हो चुका है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 18x प्लस 8y, ठीक है। तो ये 3u(x(x) माइनस 4u(x(x) ये हो जाएगा नेगेटिव u(x(x), और 4 माइनस 3 हो जाएगा u(y) प्लस इज इक्वल्स टू 18x प्लस 8y। तो हमने यही शो करना था, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये है कि अगर दो इक्वेशंस आपको गिवन है और उनका सॉल्यूशन उनके गिवन है रिस्पेक्टिव, और ये कह रहे हैं कि अगर फिर उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो सिंपली जिस स्केलर जो जो भी स्केलर मल्टीपल्स हैं उनके सॉल्यूशन के, और जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन उनके सॉल्यूशंस का हमने बनाया है, वही लीनियर कॉम्बिनेशन हम उनकी इक्वेशंस का बनाएंगे, और फिर उसी इक्वेशन का जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिया था 3u1 माइनस 4u2, वो बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेल पोज्डनेस वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है? वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है? नो सर। नहीं आई है? अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताएं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी करवा देता हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा दूंगा, ये कोई मसला नहीं है। यू टाइम्स यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी शो करना है कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है, अगर अगर तो नॉन लीनियर है तो कोई भी एक प्रॉपर्टी जो है वो अगर डिसअप्रूव हो जाती है तो काफ़ी होता है, ठीक है। और अगर लीनियर है तो दोनों प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो ये वाला केस था ना, आप लोग इसमें परेशान नहीं हो ना, जो ये केस हमने किया था, कि इसमें तो हमने वो दूसरी प्रॉपर्टी चेक नहीं की। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग चेक कर सकते हैं, सिंपल। कैसे चेक करेंगे, हमने क्या जो है इसमें करना होता है, मैं आप लोगों को यू बता को सी देता यू हूँ। कर। हाँ, एल सी यू जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? सी एल यू के। सिंपल, तो यू की जगह सी यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डावा सी यू और डावा टी, माइनस ये हो जाएगा के टाइम्स डावा स्क्वायर सी यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर। सही है। वही काम करेंगे हम, इसमें से सी को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा डावा यू और डावा टी, माइनस इधर भी सी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर। सही है। अब इसमें सी कॉमन है और अंदर वही इक्वेशन आ जाएगी, तो प्रूव हो गया, ये इसके इक्वल है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज के लिए। तो इसमें परेशान नहीं होना आप लोग कि ये कैसे होगा, वो तो हमने किया ही नहीं। सही है। और इसी तरह आप लोग जो है ना, ये इक्वेशन भी ट्राई कर सकते हैं कि लीनियर है या नहीं है। वेव इक्वेशन है, डावा स्क्वायर यू ओवर डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये डावा वाई नहीं है, ये डावा टी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग इसको भी कर सकते हैं, डावा यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर यू ओवर डावा वाई स्क्वायर, लेप्लास इक्वेशन है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है। सही है। हम्म। तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा,
नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर, जाहिर सी बात है, वो देखने से ही आप लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है वो यू एक्स और यू वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब यू एक्स और यू वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर। अच्छा एक बात और बता दूं, ये डावा यू और डावा एक्स टाइम्स डावा यू और डावा वाई इज नॉट द सेम एज डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स डावा वाई। इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत जो है वो चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी। सही है, ये सेम नहीं है ये चीज़, इसको कभी सेम मत समझना। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसमें दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या किया है, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है इक्वेजन को, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया है उसी इक्वेजन को, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपस में। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इक्वेजन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, फिर इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। इसका मतलब नॉन लीनियरिटी है, बट दिस इज लीनियर, दिस इज स्टिल लीनियर, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं। सही है, एक मिनट जरा दीजिएगा, मैं जरा देखूं क्या। होना है। अच्छा, कितने लोग हैं? सही है, सही है, सही है। सही है, समझ में आ गया आप लोगों के। तो ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई कीजिएगा, अगर ये नहीं हो ना फिर मुझे बताएं आप। सही है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि देखें दो डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बस इसको आपने ये प्रूफ करना है कि ये नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियरिटी के लिए सबसे आसान ये है कि आप मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे तो ये खुद ही डिसअप्रूव हो जाएगा। सही है। अच्छा उसके बाद जो है वो वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स का एक है, छोटा सा पार्ट है। छोटा सा तो खैर नहीं है, वो अच्छा खासा है, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सर ट्यूटोरियल एंड कब होगा? जी, सर ट्यूटोरियल एंड कब होगा? ट्यूटोरियल एंड कब होगा? या बस मेरे ख्याल से ये टॉपिक करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ मैक्सिमम प्रिंसिपल, फिर एंड कर देंगे। क्यों, कोई इशू है? सर हम लोग 10 मिनट्स की डिनर ब्रेक करना है। अच्छा, तो फिर एंड कर दूं क्या? अभी कौन कर रहा है, आप सारे क्लास वाले? नहीं, जो अगर कोई मसला, थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, आप लोग हाँ उदय भाई, हम तो हैं, आप आप, पढ़ाएं। हाँ हाँ आप लोग रिकॉर्ड हैं थोड़ी ना। है। हाँ हाँ बस ठीक है, मैं समझा सारी क्लास वाले कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं कोई नहीं। मसला नहीं, जो जाना चाह रहा है वो कोई मसला नहीं है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू थोड़ी है। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास है, अ, मैं एक मिनट, ये क्वेश्चन जरा मैं निकाल दूँ, मैंने लिखा था लेकिन पता नहीं मिसप्लेस हो गया, एक मिनट।
अच्छा, वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना वो दो तीन बातें हैं। वो ये है कि वेल पोज्ड जो है ना, हम उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं, सबसे पहले तो ये कि जिनका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। नंबर टू, जिनका सॉल्यूशन यूनिक हो, ठीक है। और नंबर थ्री जो है, सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल हो, ठीक है। स्टेबल, ये जो वाली कंडीशन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्टेबल। यूनिक और एग्जिस्टेंस का जो है कंडीशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो ये स्टेबल वाली कंडीशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेबिलिटी से जो है इसमें मतलब ये है, इससे मुराद ये है इसमें कि हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसके अगर डेटा को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को चेंज करते हैं, तो यानी जिस परसेंटेज में हम चेंज कर रहे हैं उसी परसेंटेज में अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एरर आ रहा है, तो बात ठीक है, उसका मतलब है हम ये कहेंगे कि ये वेल पोज्ड है। लेकिन अगर छोट माइनर सी चेंजेस से जो है लार्ज एरर आते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये अनस्टेबल है, सही है, और इल पोज्ड प्रॉब्लम है। तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, और ये बहुत मतलब ये तकरीबन हर बुक में आपको मिलेगी एग्जांपल। ये है लेप्लास इक्वेशन की एग्जांपल है, हाँ लेप्लास इक्वेशन की है ये। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये लेप्लास इक्वेशन है बेसिकली इस फॉर्म में, डावा स्क्वायर यू ओवर डावा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये लेप्लास इक्वेशन। तो इसकी जो है वो विद सम कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जो एक मिनट, इसकी कंडीशन हाँ, ये इसकी कंडीशन है यू वाई एक्स जीरो इक्वल्स टू वन ओवर एन साइन एन एक्स, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जो है वो है वन ओवर एन स्क्वायर, ये गिवन है आपको, ठीक है। साइन एन एक्स साइन हाइपरबोलिक एन वाई, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और ये जो है ये वन ऑफ द कंडीशन है, ठीक है। वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। और एक बाउंड्री कंडीशन इसकी ये दी हुई है। वैसे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो है ना, आप लोग देखेंगे कि जितनी उसके अंदर जितने डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उतनी कंडीशंस गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखें आप, चार डेरिवेटिव्स हैं। चार कैसे हैं? ये ट्वाइस हुआ है और ये भी ट्वाइस हुआ है, तो इसका मतलब है चार कंडीशन। जब भी आपको लेप्लास इक्वेशन मिलेगी ना, तो उसकी चार कंडीशन होंगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ दो कंडीशंस दी हैं, क्योंकि हमने सिर्फ चेक करना है कोई भी एक कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं करती सॉल्यूशन को, तो वो काफी होता है, ठीक है, कहने के लिए कि हाँ ये इल पोज प्रॉब्लम है। अब इल पोज प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि ये जो हमें कंडीशन गिवन है, इसमें माइनर सी चेंज से इस इस सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो खैर माइनर सी चेंज तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल चेंज है, यानी प्रॉब्लम के अंदर ना, यानी बाउंड्री कंडीशन में चेंज से इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखना है हमने। अच्छा, अगर इसके अंदर हम यूं करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन ओवर एन साइन एन एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा? वन ओवर इंफिनिटी टाइम्स साइन इंफिनिटी, सही है। तो ये जो साइन इंफिनिटी है ना, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के दरमियान ही होती है, क्योंकि साइन को आप कोई भी एंगल को वैल्यू देंगे, वो हमेशा -1 के -1 टू 1 के बीच में ही वैल्यू देगा।
ठीक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/∞ टाइम्स एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि 1 डिवाइड हो रहा है इन्फिनिटी से, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब डिवाइड होती है इन्फिनिटी से तो वो 0 हो जाती है। सही है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू वाई जो है वो 0 हो गया। ठीक है, यानी बाउंड्री कंडीशन आपकी 0 हो गई एज दिस n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, सॉरी सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन का। इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास है 1/n² साइन एन एक्स साइन हाइपरबोलिक एन वाई। ठीक है, अब इधर भी यही चेक करेंगे। ठीक है, अब इस पे डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइन हाइपरबोलिक एन वाई होता है ना, ये ये इक्वल होता है e⁻n y -e⁻−n y/2 के। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद जो है वो उसके जो इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी जो होती है, जब उस पर इन्फिनिटी अप्लाई होता है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो। ठीक है, साइन एन एक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हम पहले ही देख चुके हैं कि उस पर हम जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू देगा। लेकिन इस हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए कंडीशन ज़रा चेंज होगी। ठीक है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं टाइम्स साइन एन एक्स टाइम्स e⁻n y -e⁻−ny/2। ठीक है, अब मैं इनको ज़रा ब्रेक करके लिख रहा हूँ। वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। अच्छा, उसके बाद देखें, अब मसला पता है क्या है। मसला ये है कि अगर मैं इन्फिनिटी डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 0। e⁻⁻∞ होता है 0, और ये हो जाएगा e⁻∞, ये होता है इन्फिनिटी। तो इससे ये मसला आएगा, अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा मेरे पास 0/∞। ठीक है, इधर आ जाएगा ∞/∞। तो इसका मतलब क्या है, ये इनडिटरमाइंड फॉर्म्स है। तो मुझे इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए क्या करना होता है, कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एल ऑपिटल्स रूल। डेरिवेट कर देंगे। एल ऑपिटल्स रूल। ठीक है, तो वो रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n e⁻n y साइन एन एक्स प्लस n e⁻n y cos एन एक्स। ठीक है, पावर 2n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऊपर नीचे दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, याद रखना है। l'Hopital's रूल में याद है आप लोगों को, इसमें डिवीजन रूल नहीं लगेगा। ये अलग डिफरेंशिएट होगा, ये अलग डिफरेंशिएट होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर अलग ऊपर डिफरेंशिएट होगा, और डिनोमिनेटर अलग ऊपर डिफरेंशिएट होता है।
सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एन वाई, सॉरी माइनस एन भी आएगा विथ साइन एन एक्स, प्लस एन ई टू द पावर माइनस एन वाई कॉज एन एक्स ओवर टू एन। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये n और ये n कॉमन है तो ये इसके साथ कैंसिल, ये n और ये n कॉमन है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास खाली क्या रह जाएगा, करने को ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। आखिर में आप लोग जो रिजल्ट देखेंगे ना वो बिल्कुल सिंपल सा होगा, लेकिन जाहिर है ये सब करके ही पता चलेगा कि कैसे। अब आपके पास क्या रह जाएगा, अब e टू द पावर एन वाई कॉमन है आपके पास, यहाँ पे साइन एन एक्स प्लस कॉज एन एक्स। ठीक है, माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आप लोगों के पास e टू द पावर एन वाई कॉमन है ब्रैकेट में, सॉरी माइनस एन वाई, माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एन एक्स। ठीक है, एन एक्स। अब अप्लाई कर देते हैं हम लिमिट, ये हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी इंटू, मैंने फिर बताया आपको साइन इन्फिनिटी प्लस कॉज इन्फिनिटी, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू होती है, इसकी भी हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू होती है, चाहे कोई भी वैल्यू दे दें आप। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू देने पे भी इसकी वैल्यू उसके बीच में ही रहेगी, तो हम इसको डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रहेगी, प्लस -1 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, -1 to 1 रहेगी इसकी वैल्यू, प्लस -1 to 1 रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें ये e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, और इन्फिनिटी टाइम्स जो भी होगा ब्रैकेट में वो जीरो हो जाएगा। माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देखें कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो रही थी, टेंस टू जीरो हो रही थी, और n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो रहा है, तो कितना बड़ा चेंज आ रहा है आप देख रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इल पोज्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी और जीरो मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इल पोज्ड प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई, कि मैं इधर डायरेक्ट भी कर सकता था यहाँ से कि ये इनफाइनाइट है, एलोपिटल्स रूल, लेकिन जाहिर सी बात है समझने के लिए सारा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन बुक के अंदर जो है वो बस डायरेक्टली जो है ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि ये जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर सारा ये है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि माइनर सी चेंज से, यानी माइनर चेंज तो नहीं थी, खैर ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, तो ये जीरो हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया, यानी चेंज से जो है वो प्रॉब्लम में जो है वो बहुत ही बड़ी चेंज आ गई। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई हम मतलब जितना हम चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज हमें उससे गर्ज नहीं है कि हम कितना चेंज कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो सॉल्यूशन और उसका चेंज है, बाउंड्री, हाँ सॉरी, बल्कि जो बाउंड्री को मतलब चेंज कर रहे हैं ना हम, यानी बाउंड्री को कर रहे हैं चेंज, यानी बाउंड्री के अंदर वेरिएशन ला रहे हैं, तो बाउंड्री के अंदर वेरिएशन लाने से सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि बाउंड्री व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर बाउंड्री। ठीक है, एक कंपोनेंट जब उसका, क्योंकि ये था ना हमारे पास बाउंड्री साइन एन एक्स। ठीक है, हम x टेंड टू इन्फिनिटी भी तो ले सकते थे, लेकिन हमने चेक किया है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हो सकता है कि x टेंड टू इन्फिनिटी पे जो है वो इतना वेरिएशन ना आ रहा हो, लेकिन n के लिए आ रहा हो। ठीक है, तो ये इल्पोज प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल है। ठीक है,
मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल में जो है आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस तरह की एक इक्वेशन होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमा पॉइंट्स हैं, ये सारे मैक्सिमा पॉइंट्स हैं, सही है ना, ये सारे मैक्सिमा पॉइंट्स हैं और ये मिनिमा है आपके पास, ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे फंक्शन की, यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी मैक्स एंड मिन होता है, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमम। और ये मैक्सिमा मिनिमा इसमें हमने चेक करना है जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है मैक्स मिन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रा आसान करके समझा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसको आपने यहाँ से हीट किया, सही है, एक हीट सोर्स से यहाँ पे आपने हीट किया इसको और ये हीट सोर्स रिमूव कर दिया, ठीक है, हीट करके हीट सोर्स आपने रिमूव कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर, ये हीट जो है वो डिफ्यूज होगी ना इसके अंदर, सही है। अब ये हीट यहाँ से डिफ्यूज होके इस रॉड में यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई हीट सोर्स, यानी मतलब एक तो हमने ये किया कि रॉड को हमने हीट करके रिमूव कर दिया, लेकिन एक ये है कि हम एक चीज को कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उसको स्टडी कर रहे हैं। एक चीज ये है कि हमने हीट सोर्स उसको हीट किया, रिमूव कर दिया, फिर जो हीट का फ्लो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ये दो अलग बातें हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सही है, जो हीट इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी, क्योंकि हम कोई भी हीट सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, सही है। जो हीट सोर्स है वो हम कांस्टेंट हीट सोर्स नहीं है, यानी ये हमने रिमूव कर दिया है तो ये जीरो है। तो हमारे पास खाली जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, ये होमोजीनियस इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन वही होती है ना जिनके राइट साइड पे जीरो होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बात करें, ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। इस कंडीशन में जो है वो ये कहता है मैक्स मिन प्रिंसिपल कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर, देखें जो हम ये इक्वेशन बार बार लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है असल में। ये जो u है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u जो है ये टेम्परेचर है, ठीक है। इस इक्वेशन की फिजिकल मीनिंग ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डायमेंशन x, ठीक है। ये इसकी फिजिकल मीनिंग है, यानी ये जो u है ये टेम्परेचर में चेंज है, इसका मतलब ये है कि u ये सेकंड डेरिवेटिव है ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या शो करता है वैसे, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करता है, याद है आप लोगों को। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आपका अ, जो सॉल्यूशन होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी जो आपकी कॉन्केविटी है वो चेंज होती है, यानी कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन, ठीक है ना, कॉन्केविटी चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्लोप शो करती है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी शो करती है, ठीक है, कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन। तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि यू टेम्परेचर है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड अगेन टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये रॉड है, रॉड में अगर हम देखें तो ये डायमेंशन जो है, ये लेंथ एल जो है ये बेसिकली क्या है, एक्स डायमेंशन है ना, इसकी एक्स डायमेंशन, यानी हीट जो फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है। यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कुछ और, यानी इस पॉइंट पे अगर मैं हीट फाइंड करना चाहूँ तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कुछ इसकी वैल्यू होगी, t इज इक्वल टू 1 पे कुछ अलग वैल्यू होगी, t इज इक्वल टू 2 पे कुछ अलग वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हीट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन में फाइंड करना चाहूँ तो जाहिर सी बात है, अगर ये रॉड है और इसकी लेंथ 2 मीटर है और मैं फॉर एग्जांपल 0.5 मीटर पे मैं इसकी जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे कुछ और होगा, फिर यहाँ से कुछ आगे मूव करेगा तो इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा। ठीक है, तो यानी ये शो कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन भी जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर। और जो उनका एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, जो फिनोमेना है वो ये है, फिजिकल फिनोमेना ये है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा। तो इस इन इन टाइप्स की इक्वेशन में, होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमेशा बाउंड्रीज पे होता है। और अगर लॉजिकली आप देखें तो होना भी बाउंड्रीज पे चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं इस रॉड को जो है वो हीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हीट कर रहा हूँ और हीट को मैं यहाँ से डिफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से डिफ्यूज, या ये बाउंड्रीज है ना सारी रॉड की, ये पूरी रॉड की बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है, ये बाउंड्री है। और अगर एक्स एक्स डायमेंशन के लिए मैं देखता हूँ तो एक बाउंड्री मेरी ये है ए और बी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हीट करता हूँ इसको, तो जाहिर सी बात है हीट यहाँ से डिफ्यूज होगी आगे। ठीक है ना, यहाँ से हीट डिफ्यूज होगी, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे यही मिलेगा इसकी बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल में ये है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उनका मैक्सिमम प्रिंसिपल आपको अलोंग द बाउंड्रीज मिलेगा। ठीक है, वेयर ये जो है वो टाइम है और ये है एक्स। ठीक है, और अगर ये लेंथ एल है रॉड की तो एक्स इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट एल कॉमा 0 है, ये पॉइंट लेट्स से 0 कॉमा टी है। ठीक है, और ये पॉइंट एल कॉमा टी है। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, मैक्सिमम प्रिंसिपल के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो सर ने करवाया था आज। सर क्विज में कितना आ रहा है? क्विज में तो आएगा मेरे ख्याल से अभी सर हीट इक्वेशन भी पढ़ा देंगे, आप लोगों को सॉल्व करना सिखा देंगे, तो मेरे ख्याल से हीट इक्वेशन तक ही आएगा। यानी हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन भी शायद आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल पे। यू टी इज इक्वल्स टू यू एक्स एक्स, बाउंड्री कंडीशंस इसकी दी हुई हैं, यू एक्स और 0 कॉमा टी 0 है। ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन, इनको न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो हैं वो दिए हुए हैं द बाउंड्री कंडीशन, और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको आपने ये शो करना है कि इसका मैक्सिमम जो होगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो 0 और
इसके अंडर रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ये शो करना है, ठीक है ना। यानी इससे लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब यही कि यही मैक्सिमम होगा, तो यही हमने शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन गिवन है, और इनिशियल कंडीशन हमें लीनियर इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास यू एक्स क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x टाइम्स 2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस कॉज 2x हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस कॉस 2x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस x माइनस 1। टू कॉस स्क्वायर x माइनस 2 कॉस x माइनस कॉस x माइनस 1। ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है इसकी, ठीक है। 2 कॉस x कॉमन आएगा अंदर, यहाँ बचेगा कॉस x प्लस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा, यहाँ भी बचेगा कॉस x प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 कॉस x माइनस 1 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। इधर से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से मिलेगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 1। ये आपके पास होता है 60 डिग्री π/3। ये आपके पास क्या होता है 180 डिग्री पाए, ठीक है। अब ये ज़रा पुट कर दें आप इनिशियल कंडीशन के